हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपेक्स करियर क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरटीई के बारे में। मैं यहाँ पर केवल और केवल आपको वही डिटेल्स दूंगा जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपकी महत्वपूर्ण हैं और आपके अलग अलग परीक्षाओं में लगातार पूछी जाती रहती हैं। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं इसमें आरटीई की, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? आरटीई 2009। इसको आप कहते हो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अगर हम हिंदी में इसको कहेंगे तो ये है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब यहाँ पर आपको कुछ बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वही याद रखनी है अपनी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि प्रश्न आपके केवल और केवल वहीं से बनेंगे जहाँ से मैं बता रहा हूँ। अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब आपको इसमें एक बात तो याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आरटीई एक्ट कब बना, तो नाम से ही क्लियर है ये आपका 2009 में बनकर के तैयार हुआ। अगर आपसे डेट पूछ ली जाए तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये आपका 20 जुलाई 2009 को, कब? 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में मनोनीत हुआ, यानी राज्यसभा में इसको पारित किया गया। ये गजट आपका प्रकाशित हुआ। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि ये आपका 4 अगस्त 2009, कब? 4 अगस्त 2009 को ये आपका लोकसभा में अनुमोदित हुआ, यानी इसे राज्यसभा से मंजूरी मिल गई 20 जुलाई 2009 को, और आपके लोकसभा से इसको मंजूरी मिली थी 4 अगस्त 2009 को। यानी 4 अगस्त 2009 को हम कह सकते हैं कि हमारा आरटीई पूरी तरह से तैयार था। लेकिन आपको एक बात इसमें और याद रखनी है, वो ये कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसे लागू कब किया गया, तो आपको याद रखना है ये 2009 में लागू नहीं हुआ। ये लागू कब हुआ है उसके लिए आपको याद रखना है, ये लागू हुआ है आपका 1 अप्रैल 2010। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 में आपका आरटीई लागू हुआ, और ये उस समय आपके जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी में लागू हुआ। कहाँ पर लागू नहीं हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में। तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। कई बार दिमाग में आता है कि 4 अगस्त को तैयार हुआ, तुमने 5 अगस्त, 6 अगस्त, 10 अगस्त ऐसे क्यों इसे लागू नहीं किया, हमने क्यों इतना लंबा गैप रखा? तो आपको एक बात समझ लेनी है कि शिक्षा में आपका कोई भी प्रणाली में अगर परिवर्तन होता है और कोई नई चीज़ अगर हम इनिशिएट करते हैं तो वो हमेशा नए सत्र से की जाती है, और आपका नया सत्र कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। इसीलिए आप इससे पीछे तो जा नहीं सकते थे, तो आने वाले सेशन में हमने इसको स्टार्ट किया, लागू किया, अप्लाई किया। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको इसमें एक और बात समझनी है, जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसमें ये बात कही गई है कि आप सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। कैसे प्रोवाइड कराएंगे? निःशुल्क। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो अब मैं बात कर रहा हूं कि इसमें कैसी शिक्षा आपको प्रदान करनी है बालकों को। तो आपको इसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, क्या कह देते हैं हम इसे? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसका मतलब क्या है कि हर बालक के लिए शिक्षा आपको अनिवार्यता देनी है और पूरी तरह निःशुल्क देनी है। तो यहाँ पर जो आपकी शिक्षा थी
जिस शिक्षा की यहाँ पर बात हुई वो बालकों को पूरी तरह से निःशुल्क दी जानी थी, यानी आप उस शिक्षा के लिए किसी भी तरह का शुल्क बालक से नहीं ले सकते थे। इसके अलावा आपको दूसरी बात याद रखनी है कि जिस बालक की यहाँ पर बात हुई है उसकी उम्र पूछ ली जाए अगर, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर 6 से लेकर के 14 वर्ष के बालकों को आपको ये निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी है। कितनी वर्ष के? 6 से 14 वर्ष, 6 to 14 ईयर्स। और जो शिक्षा यहाँ पर आपको देनी है उसे नाम दिया गया है प्रारंभिक शिक्षा, यानी प्रारंभिक शिक्षा आपको हर बच्चे को देनी है जिस बालक की उम्र 6 से लेकर के 14 वर्ष के बीच में है। अगर यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पर आपको सामान्यतः बालक के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जाए कि दिव्यांग बालकों को, तो आपको याद रखनी है कि 6 से लेकर के 18 वर्ष तक आपको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देनी है, प्रारंभिक शिक्षा देनी है। ये किसे देनी है? ये तब है आपका जब बालक आपका दिव्यांग है या विकलांग है, यानी दिव्यांग बालकों के लिए 6 से लेकर के 18 वर्ष तक की शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क। ऐसा कौन कहता है? आपका RTE 2009। इसके अलावा आपको याद रखना है, कई बार हम ये सोचते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा से क्या मतलब है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए हमारे दिमाग में 2 ऑप्शन आते हैं, बच्चा लिखना पढ़ना सीख जाए इतनी शिक्षा, या कक्षा 5 तक की शिक्षा। तो आपको याद रखना है दोनों ही ऑप्शन आपके गलत होंगे। इसका करेक्ट आंसर है कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा, यानी जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा शब्द प्रयोग किया गया है यह किया गया है कक्षा 1 से 8 तक दी जाने वाली शिक्षा को। तो कक्षा 1 से 8 तक दी जाने वाली शिक्षा आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है। ये 1 से 5वीं तक की कक्षा की क्लास की शिक्षा नहीं है। ये जो शिक्षा है वो आपकी 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक की शिक्षा है। आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक और बात बता दूं इसमें कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात तो हमने 86वें संशोधन में ही कर ली थी, लेकिन यहाँ पर 3 आर्टिकल अलग अलग आते हैं और कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या चीज़ है ये। एक आता है आपका आर्टिकल 45, क्या आता है? आर्टिकल 45, अनुच्छेद संख्या 45। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ आर्टिकल 45 के अनुसार ये हर राज्य का उत्तरदायित्व है कि वो अपने राज्य में 6 से लेकर के 14 वर्ष के मध्य आयु वर्ग, जो भी बच्चा आपका 6 से लेकर के 14 वर्ष के बीच में है, उसे वो निःशुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रोवाइड कराए, मुहैया कराए। ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की पढ़ाई पूरी तरह निःशुल्क प्रोवाइड कराई। किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है। दूसरा, फिर आपको कई बार ये मिल जाता है, फिर ये 21A क्या होता है कि आर्टिकल 21A ये अक्सर हमें मिलता है। तो 21A में आपको इतना समझना है कि यहां पर तो ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। किसमें शामिल है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अब होता क्या है बेसिकली कि सरकार की जिम्मेदारी तो हमने कह दी, सरकार ने अब अध्यापक से पूछा तो अध्यापक कहता है कि बच्चे के माता पिता ने भेज ही नहीं रहे हैं, वो तुमसे आलू खुदवा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन बच्चों से उनको मतलब स्कूल में कैसे लाएं? तो इसके लिए इन्होंने कह दिया कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। मूल अधिकार किसका है? बच्चे का। यानी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हर बच्चे को है। मूल अधिकार बन गया है बालक के लिए। इसका मतलब
कोई भी बालक है तो उसे अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी विद्यालय में जाकर के अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध भी पढ़ाई का प्रारंभ कर सकता है, और यहाँ पर कोई भी विद्यालय उसे एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकता। अगर हम इसमें आगे बात करते हैं तो एक आता है इसमें 51A। 51A के अनुसार क्या है कि जो आपके माता पिता हैं ये उनका मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य बालक के लिए नहीं है, मूल कर्तव्य है आपका अभिभावक के लिए। यानी हर अभिभावक का मूल कर्तव्य है कि वो अपने बालकों को प्रारंभिक शिक्षा मुहैया कराएं। यानी यहाँ पर इसने तीनों को बांध दिया है। अभिभावक का मूल कर्तव्य है, यानी अभिभावक को अपने बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे का अधिकार है, बच्चे आपसे पढ़ाई की मांग कर सकता है, और राज्य की जिम्मेदारी है कि इनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो ये तीनों ही बातें आपको एक साथ याद रखनी हैं, तो इनमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। 45 में राज्य की जिम्मेदारी बताई गई है, 21 एमएस को बालक का मूल अधिकार बताया है, फंडामेंटल राइट, और जो आपका 51A है इसमें ये हर अभिभावक की, अभिभावक शब्द इसलिए प्रयोग में है कि आवश्यक नहीं है कि बच्चे को जिसने पाला पोसा है वो उसका माता पिता ही हो। तो यहाँ पर अभिभावक शब्द का प्रयोग है। अभिभावक आमतौर पर बच्चे के माता पिता ही होते हैं, लेकिन वो अनिवार्य नहीं है। तो जिसने भी बच्चे को पाला पोसा है ये उसका कर्तव्य है कि वो उस बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा जरूर दिलाए। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ इसके बारे में। देखो यहाँ पर राज्य ने कुछ अपने कर्तव्य निभाने के लिए कुछ काम किया। वो क्या है? वो ये है कि हर राज्य में 1 किलोमीटर की दूरी पर, कितने? 1 किलोमीटर की दूरी पर आपका एक प्राथमिक विद्यालय होगा। प्राथमिक विद्यालय आपकी कितनी दूरी पर होंगे? 1 किलोमीटर की दूरी पर। यानी हर 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको प्राथमिक विद्यालय मिलेगा, ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। इसके अलावा हर 3 किलोमीटर की दूरी पर, कितनी? 3 किलोमीटर की दूरी पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। कैसा विद्यालय? उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय की जो आपकी दूरी हो सकती है वो आपकी 3 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी हर 1 किलोमीटर के दायरे में आपका प्राथमिक विद्यालय होगा और हर 3 किलोमीटर के दायरे में आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इनके अकॉर्डिंग ये जो आपका शिक्षक है, यानी जो उस विद्यालय में पढ़ाने आ रहा है, ये शिक्षक एक सप्ताह में 45 घंटे का शिक्षण कार्य जरूर करेगा। कि एक शिक्षक को एक सप्ताह में कितना शिक्षण कार्य करना है? 45 घंटे का करना है। दूसरी बात, ये जो शिक्षक है किसी भी तरह का निजी शिक्षण नहीं करेगा। निजी शिक्षण से मतलब किसी भी बालक को प्राइवेट ट्यूशन नहीं देगा। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। यानी ये शिक्षक पर अंकुश लगा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि विद्यालय के बच्चों को टेला करके शिक्षक अपनी निजी एक संस्था खोल ले और वहाँ से वो अर्निंग शुरू कर दें। भाई इनकम तो आपको गवर्नमेंट से मिल ही रही है, तो यहाँ पर आपको निजी शिक्षण कार्य नहीं करना है। हाँ, आप कोई और कार्य कर सकते हैं, लेकिन शिक्षण कार्य निजी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर निजी शिक्षण कार्य नहीं कर सकता एक शिक्षक। तो इसमें आपका शिक्षक का निजी कार्य करना, निजी शिक्षण कार्य करना प्रतिबंधित है। ये बात हमें याद रखनी है। कोई भी शिक्षक इसमें आपका निजी शिक्षण कार्य नहीं कर सकता है। इसके अलावा आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो शिक्षक है, आमतौर पे देखा जाता है शिक्षक बहुत सारे कार्यों में पहले व्यस्त कर दिया जाता था। तो ये RT 2009 आपका ये कहता है कि शिक्षक को किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा। यानी अगर उसे कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो वो शिक्षा से संबंधित होनी चाहिए। तो यहाँ पर गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षक को नहीं लगाया जाएगा। किस में नहीं लगाया जाएगा?
गैर शैक्षणिक कार्यों में, नॉन एजुकेशनल टास्क। तो गैर शैक्षणिक कार्य आपके जितने भी होते हैं उसमें शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती, ये बात भी हमें याद रखनी है। हाँ, जनसंख्या में आप लगा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि शिक्षक की ड्यूटी आपने पशु जनगणना में लगा दी। यानी पशुओं की गणना में आप, पशु गणना में आप शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगा सकते हैं। आप जनगणना में लगा सकते हैं और एक आप चुनाव के वक्त लगा सकते हैं, उसके अलावा शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। अगर वहाँ पर आपकी लगाई गई है तो वो वहाँ पर आपका जो शिक्षक है वो उसके लिए पूरी तरह से फ्री है कि वहाँ पर इनकार कर दे और आपके खिलाफ एक्शन ले ले। तो ये बात आपको याद रखनी है कि शिक्षक से आप गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और बात, यहाँ पर जो बालक आ रहा है, जो बालक आ रहा है उसे आप प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते किसी भी आधार पर। इसका मतलब क्या है कि चाहे बच्चा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कैसी भी विकलांगता के साथ हो, आप उसे प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते। इसका मतलब शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, यानी प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते। प्रवेश देने से अगर आप एक बालक को इनकार कर रहे हैं तो ये संभव नहीं है। इसके अलावा आप बालक को प्रवेश देते समय स्क्रीनिंग नहीं करा सकते। क्या नहीं करा सकते? स्क्रीनिंग। आप लोग स्क्रीनिंग समझते होंगे, नहीं समझते तो मैं बता देता हूँ। स्क्रीनिंग का अर्थ यही है कि आपके विद्यालय में कोई विद्यार्थी एडमिशन लेने के लिए आया है और आप उसकी परीक्षा लेने में लग गए। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान देनी है कि आप बच्चे का कोई टेस्ट नहीं लेंगे बच्चे को एडमिशन देने से पहले। ओके, तो ये आप स्क्रीनिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कोई भी कैपिटेशन फी बच्चे से वसूलनी नहीं है। यानी आप बच्चे से किसी भी चीज़ के लिए किसी भी तरह का कोई भी शुल्क लेने का अधिकार नहीं रखते हैं। इसके अलावा ये जो बालक है इसको आप दंडित नहीं कर सकते, ये बात और याद रखना। आप किसी भी तरह का कॉर्पोरल या मेंटल पनिशमेंट बालक को नहीं दे सकते। ना तो आप बालक को शारीरिक दंड दे सकते हैं और ना ही आप बच्चे का मानसिक शोषण कर सकते हैं, यानी मेंटली भी आप उस पर प्रेशर नहीं बना सकते। आप बच्चे को डांट नहीं सकते, फटकार नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ें आपके मेंटल हैरेसमेंट में आ जाती हैं। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से मैंने कहा ना, हम उतनी चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, बाकी फालतू की चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वो क्या है? आई टेल यू। देखिए, कई बार आपसे पूछ लेता है कि एक शिक्षक को एक वर्ष में कुल कितने घंटे शिक्षण कार्य करना चाहिए या शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कितना होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ प्राथमिक की और एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ उच्च प्राथमिक की। अगर आप एक प्राथमिक विद्यालय की बात करते हैं तो और वहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ शिक्षक छात्र अनुपात, शिक्षक छात्र अनुपात, तो आपको एक बात समझनी है कि प्राथमिक विद्यालय में यह अनुपात होता है कि एक आपका शिक्षक होगा तो आपके 30 विद्यार्थी होंगे। अगर 30 से ऊपर संख्या जाती है तो आपके 2 शिक्षक होंगे। ये चीज़, यानी 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होगा। लेकिन यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर है आपका 1 35। उच्च प्राथमिक में एक शिक्षक 35 विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है। ये चीज़। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कुल घंटे, यानी एक वर्ष में कुल कितने घंटे एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करना होगा, तो आपको याद रखना है प्राथमिक विद्यालय में 800 घंटे। कितने? 800। यानी एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक पूरे वर्ष में 800 घंटे शिक्षण कार्य करेगा। लेकिन जो उच्च प्राथमिक का शिक्षक होगा वो आपका 1000 घंटे शिक्षण कार्य करेगा। और एक सप्ताह में आपको बता ही चुका हूँ 45 घंटे।
इसके अलावा आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कुल दिन कि एक शिक्षक वर्ष में, यानी 365 दिन होते हैं आपके एक वर्ष में, उनमें से कितने दिन शिक्षण कार्य करेगा, तो आपको याद रखना है कि अगर प्राथमिक का शिक्षक है तो 200 दिन, और अगर उच्च प्राथमिक का शिक्षक है तो 220 दिन। यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है आरटी में। आप बच्चे को दंडित नहीं कर सकते, उसका उपहास नहीं उड़ा सकते, उसके कोई शुल्क वसूल नहीं कर सकते हैं। आप एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं तो आप उस बालक से पूरी तरह निःशुल्क उसे पढ़ाएंगे, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, उसे एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकते, आप उसका टेस्ट नहीं ले सकते, आप कोई अतिरिक्त शिक्षण कार्य नहीं कर सकते, यानी निजी शिक्षण कार्य आपका प्रोहिबिटेड है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपके वो पॉइंट्स हैं जहाँ से आपके परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा आरटी में आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर आप लोग नए हैं तो इस वीडियो को अपने अधिकतम मित्रों के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक ग्रुप पर। थैंक यू वेरी मच।